हेलो दोस्तों, अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी की क्लास 7 कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम राष्ट्रपति को पढ़ना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपको राष्ट्रपति को थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं राष्ट्रपति की तरफ, है ना। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और हमारे संविधान में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किया गया है। या अर्थात संघीय कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं, इसे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सभी मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राष्ट्रपति से होने वाला है। ठीक है, अगली वीडियो हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बनाएंगे। ठीक, तो चलते हैं राष्ट्रपति को पढ़ना, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति को। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति रक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और रक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, यह अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं और वो इनका प्रयोग अपने द्वारा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो देखते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और वो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी की हुई होनी चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा, है ना। और इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और राज्य और केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ही वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये इतनी योग्यता रखेगा तो ही वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। आगे चलते हैं। तो कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें लाभ के पद पर शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघीय राज्य का मंत्री, इनको लाभ के पद पर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि जो हाल फिलहाल का राष्ट्रपति है वो आगे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। और इसके अलावा किसी राज्य का राज्यपाल और संघ राज्य का मंत्री, यानी कि ये सभी लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। जब राष्ट्रपति के वोट पड़ते हैं तो क्या आप वोट डालने जाते हैं? तो भैया, आप वोट डालने नहीं जाते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, तो कौन वोट डालने जाता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। कैसे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। जनता वोट नहीं डालती है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। तो कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसे देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डालता है? तो देखो, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर निर्माण करते हैं संसद का। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। संसद की 2 सदन होती हैं, कौन कौन सी? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, तो संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। इसके अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। तो आपको ये सब याद रखना है। आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित मतों की संख्या प्राप्त करनी होती है, जिसे कोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा। तो एक कोटा बराबर होता है कुल वैध मत बटे कुल, ये मत नहीं है भैया, ये पद है। ये क्या है? ये पद है, ये मत नहीं है, ये गलत हो गया है, यहाँ पद आएगा। तो कितना होता है कोटा बराबर कुल वैध मत बटे कुल पद +1 और +1। ठीक है, तो ये होता है कोटा बराबर। इतने वोट चाहिए होते हैं किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति के वोट कैसे पड़ते हैं। जैसे हम वोट डालने जाते हैं इस तरह से राष्ट्रपति के वोट नहीं पड़ते हैं। जब मतदाता राष्ट्रपति को वोट डालने जाता है तो उसके सामने एक पेपर आता है, इस तरह से एक पेपर आता है और उस पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। तो मतदाता उन उम्मीदवारों को अपनी वरीयता देता है। जैसे कि वोट डालने गया कोई आदमी और उसके सामने पेपर आया और उस पर उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये नाम लिखे हुए थे। अब कोई मतदाता वोट डालने गया, ठीक है, उसने इनको वरीयता दी कि द्रौपदी मुर्मू को पहली वरीयता दे दी, रामनाथ कोविंद को तीसरी दे दी, मीरा कुमार को दूसरी दे दी। अब कोई दूसरा वोट डालने जाएगा, वो भी इसी तरह से वरीयता देगा। तीसरा वोट डालने जाएगा, वो भी इसी तरह से वरीयता देगा। तो जितने भी जाएंगे, जितने भी जो भी वोट डालने का अधिकारी होगा, ठीक है, वो सब वोट डाल के आएंगे, तो इसी तरह से वरीयता दे के आएंगे। फिर इसके बाद जब वोट गिने जाते हैं तो देखा जाता है कि जो उम्मीदवार पहली वरीयता के निर्धारित मत प्राप्त करता है उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वोट पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी को चुनना होता है तो हम कैसे वोट डालने जाते हैं? जिसको जिताना होता है उसके सामने का बटन दबा जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे करके वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरह से वोट नहीं पड़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव वरीयता दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है? पद धारण करने से 5 वर्ष राष्ट्रपति की पद की अवधि होती है, यानी कि 5 साल के लिए राष्ट्रपति काम करता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र को उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद से मुक्त हो सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता है तो वो संसद के किसी भी सदन से महाभियोग लगाया जा सकता है। लोकसभा से भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा से भी लगाया जा सकता है। कंडीशन यह होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होता है और वो नोटिस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आरोप का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर उसको अगले सदन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है और यहाँ पर भी आरोप तय हो जाता है, तो यहाँ से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग। तो कौन किसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक को नियुक्त करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा, महाभियोग की प्रक्रिया समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट में मुझे जवाब दें। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी, तो राष्ट्रपति की सैलरी को देखते हैं। तो राष्ट्रपति की सैलरी, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर महीने मिलते हैं, वो भी कर मुक्त। इसके अलावा दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए। ठीक है, और जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है तो उसे 1.5 लाख रुपये प्रति महीना मिलता है, एक मुफ्त बंगला मिलता है और ट्रेन और हवाई मार्ग में एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो कुछ राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति। देखते हैं कार्यपालिका शक्ति को। कार्यपालिका शक्ति, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आयोगों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये सब अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये सभी अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। आगे चलते हैं। विधायी शक्ति, देखते हैं राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। संसद से मतलब समझते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, और सत्रावसान करा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष संसद की प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं। इसके अलावा जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति भी दे सकता है या फिर उसे संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कंडीशन ये है, उसमें धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अगर धन विधेयक होगा तो धन विधेयक को संसद पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, तो संसद की बैठक भी राष्ट्रपति बुलाता है। प्रथम अधिवेशन और राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बातें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है ये। न्यायिक शक्तियाँ, क्या न्यायिक शक्ति होती हैं? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा जब किसी अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, जैसे कि दंड का निलंबन, प्राणदंड स्थगन और राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। सैन्य शक्तियाँ, क्या सैन्य शक्तियाँ होती हैं? राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये आपको याद रखना होगा। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है और जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, संसद की अनुमति से युद्ध को प्रारंभ करने और युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं। ठीक, अब चलते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति इसलिए दी जाती है कि वह विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। ठीक है, यह शक्ति उसे 2 कारणों से दी जाती है। कौन कौन से कारण, इसे जानते हैं।
कि यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है तो उसे रोका जा सके। ठीक है। इसके अलावा यदि विधायिका ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिस पर उसने पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया है और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया है तो इस तरह के विधेयकों को रोकने के लिए राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी। एक होती है एब्सोल्यूट, सस्पेक्टिव और पॉकेट वीटो, है ना। तो देखते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो को, आत्यंतिक वीटो। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक है। इसके बाद आता है सस्पेक्टिव वीटो। तो सस्पेक्टिव वीटो यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। फिर अगर संसद ने उस विधेयक पर संशोधन करके या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दिया तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया न देना, ना सहमति देना, ना असहमति देना, बल्कि विधेयक को अपने पास अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख लेना। हमारे राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को रखने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो अपने पास किसी विधेयक को अनिश्चित समय के लिए रख सकता है। तो इस तरह से किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोका जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित है तो राष्ट्रपति उस पर केवल अपनी स्वीकृति ही दे सकता है। यह मैंने लिख दिया है नोट पॉइंट में। अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित है तो उस पर केवल राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति ही दे सकता है। यह मैंने लिख दिया है। ना तो उस पर वापस कर सकता है, ना ही उसे अस्वीकार कर सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अभी तक हमारे भारत में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ जो कि 2 बार नियुक्त हुआ हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 2 बार नियुक्त होने वाले भी पहले ही राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।